हर रोज हमारी नजरों से बिल्कुल परे एक ऐसे बाजार में खरबों रुपये का लेन देन होता है जिसे हम देख नहीं सकते। ये कोई ऐसा वैसा बाजार नहीं है। असल में ये भारत की मौद्रिक नीति का नर्व सेंटर है। एक हाई स्पीड नेटवर्क जहां से पूरे देश की अर्थव्यवस्था की धुन तय होती है। तो चलिए आज इसी अदृश्य दुनिया में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। जरा सोचिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह है और इस ऑर्केस्ट्रा का एक कंडक्टर भी है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। जैसे एक कंडक्टर अपनी छड़ी के इशारे से संगीत की गति और ताल को कंट्रोल करता है, ठीक उसी तरह आरबीआई अपने टूल्स से पूरी अर्थव्यवस्था की लय को साधता है। तो सवाल यह है कि इस कंडक्टर का मकसद क्या है। इसका मिशन दोहरा है। एक तरफ तो कीमतों को स्थिर रखना यानी महंगाई को काबू में रखना, और दूसरी तरफ देश के आर्थिक विकास को भी रफ्तार देना। ये एक बहुत ही महीन बैलेंस बनाने जैसा है। आप समझिए, जैसे किसी पतली रस्सी पर चलना। और ये कोई बस कहने की बात नहीं है, ये बात सीधे सीधे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में लिखी हुई है। ये आरबीआई को मिला एक कानूनी जनादेश है। उनके हर फैसले के पीछे यही मिशन होता है और इसीलिए उनके काम हम सब के लिए इतने मायने रखते हैं, चाहे हम निवेशक हों, कारोबारी हों या फिर एक आम नागरिक। अच्छा, तो इस विशाल आर्थिक ऑर्केस्ट्रा को चलाने के लिए आरबीआई के पास एक मास्टर स्विच है, एक पावरफुल लीवर। इसका नाम है पॉलिसी रेपो रेट। ये वो एक अकेली दर है जो पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में एक लहर सी पैदा कर देती है। तो ये रेपो रेट आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये वो ब्याज दर है जिस पर देश के सारे कमर्शियल बैंक आरबीआई से एक रात के लिए कर्ज लेते हैं। आप कह सकते हैं कि ये आरबीआई की तरफ से तय की गई उधारी की ऑफिशियल कीमत है। और यही दर उस कंडक्टर की छड़ी की तरह काम करती है। जब आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता या घटाता है तो वो पूरे फाइनेंशियल मार्केट को एक साफ साफ सिग्नल भेजता है कि अब पैसे की लागत क्या होनी चाहिए। ये अर्थव्यवस्था की रफ्तार तय करने का उनका सबसे बड़ा तरीका है। लेकिन आरबीआई का ये सिग्नल सबसे पहले महसूस कहाँ होता है? इसका जवाब हमें मिलता है अर्थव्यवस्था के इंजन रूम में, जिसे हम कहते हैं कॉल मनी मार्केट। यहीं पर मौद्रिक नीति का असली एक्शन शुरू होता है। जरा कल्पना कीजिए, हर रात जब हम सो रहे होते हैं तब बैंकों के बीच अरबों रुपयों की एक बहुत बड़ी नदी बहती है। यही है कॉल मनी मार्केट। यहाँ जिन बैंकों के पास जरूरत से ज्यादा कैश होता है वो उन बैंकों को उधार देते हैं जिन्हें अपनी रोज की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसों की कमी पड़ रही होती है। अब जरा इस बाजार के साइज को देखिए। एक आम दिन में इस मार्केट में 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लेन देन होता है, और ये सिर्फ एक दिन का आंकड़ा है। इससे पता चलता है कि ये बाजार कितना बड़ा और कितना जरूरी है। ये सचमुच भारतीय अर्थव्यवस्था का धड़कता हुआ दिल है। इस बाजार में लेन देन के कई तरीके हैं। सबसे छोटा और सबसे तेज है कॉल मनी। ये सिर्फ एक रात मतलब ओवरनाइट के लिए होता है। मान लीजिए किसी बैंक को अपना कैश रिजर्व रेशो यानी सीआरआर मेंटेन करने जैसी कोई तत्काल जरूरत आन पड़ी तो वो कॉल मनी के जरिए पैसा उधार लेता है। इसके बाद आता है नोटिस मनी। ये थोड़ा लंबा होता है, 2 से 14 दिनों तक के लिए। ये उन बैंकों के लिए काम का है जिन्हें कुछ दिनों के लिए नकदी की जरूरत है। और आखिर में है टर्म मनी, जो 14 दिनों से ज्यादा की अवधि के लिए होता है। ये बैंकों को कुछ हफ्तों या महीनों के लिए अपनी फंडिंग प्लान करने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर बात यह है, इन तीनों में मुख्य अंतर इनकी अवधि का है। कॉल मनी 1 दिन के लिए, नोटिस मनी 2 हफ्ते तक और टर्म मनी उससे भी ज्यादा समय के लिए। और एक सीधा सा नियम है, जैसे जैसे अवधि बढ़ती है वैसे वैसे जोखिम भी थोड़ा बढ़ जाता है। अब आरबीआई को कैसे पता चलता है कि उसका रेपो रेट वाला सिग्नल बाजार में ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं? इसके लिए वो एक बहुत ही जरूरी मीटर पर नजर रखते हैं, वेटेड एवरेज कॉल रेट या WACR। आप इसे अर्थव्यवस्था का थर्मोमीटर भी कह सकते हैं। WACR कॉल मनी मार्केट में रात भर के लेन देन की औसत ब्याज दर है। लेकिन ये कोई सामान्य औसत नहीं है, ये एक वेटेड एवरेज है। मतलब जिस लेन देन की रकम बड़ी होती है उसका रेट पर असर भी ज्यादा होता है। यही आरबीआई का ऑफिशियल ऑपरेटिंग टारगेट है। और ये स्लाइड आरबीआई के लक्ष्य को एकदम साफ दिखाती है। लक्ष्य ये है कि WACR, जो कि बाजार की असली दर है, उसे पॉलिसी रेपो रेट के बिल्कुल करीब रखा जाए।
जब ये दोनों दरें साथ साथ चलती हैं तो इसका मतलब है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति असरदार तरीके से काम कर रही है। लेकिन क्या हो अगर ये दोनों दरें अलग अलग दिशाओं में जाने लगें? जब बाजार दर और आरबीआई की तय की हुई दर के बीच का फासला बढ़ने लगता है तो ये एक बड़ी समस्या का संकेत होता है, जैसे आसमान में तूफान के बादल घिर रहे हों। यहाँ दो खतरनाक स्थितियां हो सकती हैं। अगर WACR रेपो रेट से बहुत नीचे चला जाए तो इसका मतलब है कि सिस्टम में बहुत ज्यादा सस्ता पैसा घूम रहा है जो महंगाई को आसमान पर पहुंचा सकता है, जैसे कोई बांध टूट गया हो। और वहीं दूसरी तरफ अगर WACR रेपो रेट से बहुत ऊपर चला जाए तो ये बाजार में नकदी की भारी कमी का संकेत है। एक ऐसा क्रेडिट संकट जो बैंकिंग सिस्टम में दहशत पैदा कर सकता है, जैसे रेगिस्तान में पानी खत्म हो जाना। दोनों ही हालात अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक हैं। तो चलिए अब वापस बड़ी तस्वीर पर आते हैं। कॉल मनी मार्केट में जो भी होता है वो सिर्फ बैंकों तक ही सीमित नहीं रहता। ये तो बस पहला डोमिनो है जो गिरता है, इसका असर हम सब पर पड़ता है। ठीक वैसे ही जैसे शांत तालाब में फेंका गया एक पत्थर लहरें पैदा करता है जो किनारे तक पहुंचती हैं। कॉल रेट को रेपो रेट के पास रखना सिर्फ शुरुआत है। जैसे ही ये पहली कड़ी सेट होती है, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कहते हैं। ये बिल्कुल एक के बाद एक गिरते डोमिनोज की तरह काम करता है। आइए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले आरबीआई रेपो रेट तय करता है, फिर कॉल मार्केट में WACR उस रेट के आसपास आ जाता है। इसके बाद ये बदलाव बॉन्ड और डिपॉजिट जैसी दूसरी दरों तक पहुंचता है। फिर बैंक अपने होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन की ब्याज दरें बदलते हैं और आखिर में इसका सीधा असर हमारे खर्च करने और निवेश करने के फैसलों पर पड़ता है, जो महंगाई और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है, ये सब कुछ कॉल मनी मार्केट से ही शुरू होता है। ये अदृश्य बाजार उस लंबी चेन की पहली और सबसे जरूरी कड़ी है जिसके जरिए आरबीआई के फैसले हमारी जेब तक पहुंचते हैं। और यह हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने देखा कि कॉल मार्केट मौद्रिक नीति को हम तक पहुंचाने के लिए कितना जरूरी है। तो जरा सोचिए, अगर ये पहली और सबसे मजबूत कड़ी ही टूट जाए या कमजोर पड़ जाए तो क्या केंद्रीय बैंक के पास अर्थव्यवस्था को सही दिशा में ले जाने की ताकत बची रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबके भविष्य को प्रभावित करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।